नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे गुना से बड़ी खबर की, जहां पर पुलिस हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया बदमाश, जहां धरनावदा के हरिपुरा क्षेत्र में मारा गया छोटू पठान। सर्चिंग के दौरान किया गया एनकाउंटर। पुलिस हत्याकांड में आरोपी था छोटू पठान। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने घटना की पुष्टि की है। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं छोटू पठान की, जो एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस हत्याकांड पूरा मामला है, जिसमें एक और आरोपी एनकाउंटर के दौरान मारा गया। तो धरनावदा के हरिपुरा क्षेत्र में मारा गया छोटू पठान। सर्चिंग के दौरान एनकाउंटर किया गया। पुलिस हत्याकांड में आरोपी था छोटू पठान। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने घटना की पुष्टि की है। तो खबर गुना से है। पुलिस हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां अब देखा जा रहा है कि बारी बारी से जो बदमाश है उनको या तो गिरफ्तार किया गया है या तो एनकाउंटर में उन्हें मारा गया है। पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया बदमाश, धरनावदा के हरिपुरा क्षेत्र में छोटू पठान को मारा गया। सर्चिंग के दौरान पुलिस निकली हुई थी और इसी बीच छोटू पठान के साथ एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर के दौरान छोटू पठान को मारा गया। पुलिस हत्याकांड में आरोपी था छोटू पठान। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने घटना की पुष्टि की है। तो आप देखिए कि गुना जो पुलिस हत्याकांड मामला है, इसमें बारी बारी से जो आरोपी हैं उनको पकड़ा गया है और जो भाग गए थे उनकी तलाशी की गई। और इसी बीच आपको याद होगा कि पहले भी जो दो आरोपी हैं उन्हें एनकाउंटर के दौरान गोली मारी गई थी उनके पैर में। वो भागने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच एक बार फिर से छोटू पठान को एनकाउंटर के दौरान मारा गया। और चलिए आप सीधे रुक करेंगे, संवाददाता विजय जुड़ गए हैं। विजय, देखा जा रहा है कि पुलिस हत्याकांड मामले में आरोपी छोटू पठान को एनकाउंटर में मारा गया है। पूरी जानकारी दें, कहां ये मिला, कैसे इसकी तलाश की गई? देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो 2 दिन पहले हादसा हुआ था जिसमें हमारे 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उसी मामले में पुलिस जो है तत्परता से पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई थी और कई टीमें जो है जंगलों में सर्चिंग भी कर रही है। फॉरेस्ट विभाग की टीमें सर्चिंग कर रही हैं, गांव में भी पुलिस तैनात की गई है। इसी क्रम में जो है 2 एनकाउंटर पहले पुलिस कर चुकी है और आज छोटू पठान का एनकाउंटर धरनावदा थाना क्षेत्र के बड़ौली के जंगलों में किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी, इनपुट्स मिले थे सुबह सुबह कि छोटू पठान इस धरनावदा थाना क्षेत्र के बड़ौली के जो जंगल है उनमें छुपा हुआ है। हरिपुरा गांव के पास ये जंगल पड़ता है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ की है आरोपी से और इस पूरी मुठभेड़ में जो है आरोपी को भागने में सफलता हासिल नहीं हुई और तुरंत जो है पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया है। और इस पूरे मामले में जो है अभी तक 3 एनकाउंटर जो है पुलिस ने कर दिए हैं और करीबन 5 आरोपी जो है अभी भी इस पूरे मामले में फरार बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, पहले भी 2 एनकाउंटर किए गए थे, एक और एनकाउंटर हुआ छोटू पठान का। अभी कुल जैसा कि आप बता रहे हैं कि 5 आरोपी फरार हैं, उनकी तलाशी के लिए पुलिस क्या कर रही है अभी? विजय, देखिए, करीबन 1 दर्जन से अधिक टीमें जो हैं जंगल में अभी भी सर्चिंग कर रही है, चाहे वो राघोगढ़ थाना क्षेत्र हो, राघोगढ़ के जंगल हो, आरोन थाना क्षेत्र के जो जंगल हैं वहां के, जहां पर ये पूरी घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था, वहां पर भी पुलिस की सर्चिंग लगातार जारी है। ग्वालियर और सीपरी मुरैना से एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाया गया है जो जंगल में पूरी सर्चिंग कर रहा है। करीबन 12 थानों का पुलिस फोर्स, कई टीआई जो है इस पूरे सर्चिंग में लगे हुए हैं। लगातार दिन रात आरोपियों की सर्चिंग की जा रही है। हर एक मोमेंट की जानकारी जो है पुलिस अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे रही है और लगातार जो है अभी भी पुलिस की सर्चिंग जारी है। लेकिन पुलिस को बड़ी सफलता कहेंगे जो आज सुबह पुलिस ने मुठभेड़ में छोटू पठान का जो है एनकाउंटर आज सुबह कुछ ही देर पहले किया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विजय तमाम जानकारी के लिए। तो आज सुबह ही एनकाउंटर किया गया है और आप देखिए कि 5 जो फरार आरोपी हैं उनके लिए भी टीम गठित की गई है खोजबीन के लिए। अगली खबर है, जहां पर रायपुर में बीती रात व्यापारी से 50 लाख की लूट मामले में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश क्या सुरक्षित होगा। अब कहा कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए, क्या यही कानून व्यवस्था? राजधानी में व्यापारी को लाठी डंडे से घायल कर 50 लाख की लूट हो जाती है। अपराध का घर ही है क्या नवा छत्तीसगढ़?
तो ये सवाल किया है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने। आपको बता दें कि कल देर रात व्यापारी से 50 लाख की लूट हुई थी और व्यापारी जो कि अपना पूरा सामान लेकर, पूरा कैश लेकर जा रहा था घर की तरफ, और इसी बीच 9 बदमाशों ने मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। और पहले तो उसके सिर पर वार किया गया, बुरी तरीके से जख्मी किया गया और उसका पूरा सामान लेकर भाग निकले बदमाश। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी खोजबीन की जा रही है। व्यापारी की हालत काफी गंभीर है। इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने निशाना साधा। उनका ये कहना है कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यही कानून व्यवस्था राजधानी में व्यापारी को लाठी डंडे से घायल कर 50 लाख की लूट हो जाती है? अपराध का घर ही है क्या नवा छत्तीसगढ़? तो लगातार सियासत के बीच में हालांकि पुलिस की पूरी कोशिश है कि जो बदमाश हैं, सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसके आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 50 लाख की लूट मामले में सियासत भी होने लगी है, क्योंकि व्यापारी जो बुरी तरीके से जख्मी है, अस्पताल में इलाज जारी है, गंभीर हालत बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बदमाशों का अभी तक कोई ठिकाना नहीं लग पाया है, कोई जानकारी नहीं लग पाई है। तमाम टीमें गठित की जा रही हैं बदमाशों को पकड़ने के लिए, और ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार ये बदमाश कौन है, क्या कोई पहचान के हैं या पड़ोस के हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर कोई दोस्त हैं, या फिर ये आदतन अपराधी हैं। तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके आधार पर पुलिस पूरे मामले की खोजबीन में जुट गई है। व्यापारी से संबंधित जितने भी लोग हैं उनसे भी पूछताछ करने की बात कही गई है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से व्यापारी को बुरी तरीके से मारा गया है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई रंजिश है और उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। तमाम ऐसे सवाल। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो देखिए कि ट्वीट भी सामने आए हैं। धर्मलाल कौशिक ने ट्वीट करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए और यहां पर यही कहना है कि क्या नव छत्तीसगढ़ अब आपराधिक छत्तीसगढ़ बन चुका है, क्योंकि लगातार यहां पर चाकूबाजी की भी घटनाएं हो रही हैं, लूट की घटनाएं हो रही हैं। और आपको याद होगा कि एक और व्यापारी की भी लोहे के रॉड से वार करके पीट कर हत्या कर दी गई थी। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। और चलिए आप सीधे रुक करेंगे, रायपुर से संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, हम देख पा रहे हैं कि व्यापारी से जो लूट हुई थी उसको बुरी तरीके से मारा भी गया है, सियासत भी हो रही है, धर्मलाल कौशिक का ट्वीट सामने आया है। युगल, जी देखिए, जिस तरह से व्यापारी से 50 लाख रुपए की लूट हुई है, एक बड़ी वारदात इसे कहा जा सकता है, सनसनीखेज वारदात है। और लगभग 8 से 9 बजे के बीच ये घटना घटित होती है तो ये मामला और भी संगीन हो जाता है, क्योंकि जो रास्ते हैं उसमें आम लोगों की संख्या काफ़ी थी। आम जो रास्ता है उससे अगर लूटपाट की घटना घटित हुई तो ये बड़ी बात कही जा सकती है। रायपुर पुलिस के लिए लगातार बड़ी चुनौतियां जो बदमाश है, गुंडे हैं, वो खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले भी राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है उसके घर से 10 लाख रुपए की डकैती हुई थी। पुलिस उस मामले को सुलझा नहीं पाई है और ठीक उसके बाद इस तरह से 50 लाख की लूट व्यापारी से हुई है। अब उसे लेकर के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है क्या ये अपराध का गढ़ बनता जा रहा है नवा छत्तीसगढ़, और ये बड़ा सवाल उन्होंने खड़े किया है। जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि जब इस तरह के वारदातें होंगी, लूट और डकैती के मामले जब बड़े मामले प्रकाश में आएंगे तो विपक्ष को बोलने का मुद्दा भी मिल जाता है और विपक्ष कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता है और सरकार पर खास करके वो निशाना साधते हैं, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े करते हैं। अब चूंकि लूट की घटनाएं घटित हुई है उसके बाद आरोपियों को पकड़ने की पुलिस के पास चुनौती है। पुलिस ने जहां जहां पर सीसीटीवी लगे हैं उनके फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीमावर्ती जो जिला है, लगे हुए जिले हैं, उनको सील कर दिया गया है। पुलिस की जांच जारी है और यहाँ जो व्यापारी की हालत है वो अभी स्थिर बनी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो व्यापारी की हालत स्थिर बनी हुई है, ये अच्छी बात है कि अब गंभीर अवस्था में जो बताया जा रहा था उससे वो थोड़ा बाहर निकल कर आए हैं। निकाय चुनाव से पहले बड़ा फैसला, प्रदेश की 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों में लगे 70,000 अस्थायी बिजली कनेक्शन होंगे स्थायी। सरकार ने तैयार किया मसौदा, विद्युत नियामक आयोग ने नियमों में संशोधन कर
विधि विभाग को मसौदा भेजा है। गजट नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। सीएम शिवराज 1-2 दिन में करेंगे घोषणा और इसके तहत अवैध कॉलोनियों में मकान प्लॉट खरीदने वाले निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों को स्थायी बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। जिन कॉलोनी में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ पूरा, वहां पर अब बिजली कंपनियां स्थायी बिजली कनेक्शन देंगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान। विभागीय अफसरों ने प्रदेश में करा रहे हैं सर्वे, जहां विद्युत नियामक आयोग के फैसले पर सरकार अस्थायी कनेक्शन को स्थायी करने जा रही है। निकाय चुनाव से पहले नगरीय क्षेत्रों में जो अस्थायी कनेक्शन है उनको स्थायी करने जा रही है। ऊर्जा मंत्री के साथ मौजूद हैं। सर, क्या तैयारी है? देखिए, जिन कॉलोनियों में जिनकी मंजूरियां नहीं थी, जिन कॉलोनी में विद्युतीकरण नहीं है, वहां पर हमारी ये कोशिश है कि इसका चुनाव से कोई ताल्लुकात नहीं है कि उन बस्तियों में भी लोगों को कनेक्शन दिए जाए। इस तरफ सरकार प्रयासरत है और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। वो इन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। कितनी बड़ी आबादी को फायदा होगा सर? क्योंकि कई जगह काफी इलाकों में, हर जिले में, हर शहर में इसका फायदा होगा। तो राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। उसके तहत उन बस्तियों में जहां पर अब तक पूरी तरीके से विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वहां पर भी विद्युतीकरण करने की तैयारी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। हमारी ये कोशिश है। तो सुना आपने, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, हालांकि यहां पर जो मंत्री, ऊर्जा मंत्री, उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि चुनाव के मद्देनजर ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी आबादी को इसका फायदा मिलेगा कि अस्थायी कनेक्शन स्थायी कर दिए जाएंगे, जाहिर सी बात है चुनाव में फायदा होगा सरकार को। बिल्कुल रीनू, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश में ऐसी 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनी है जहां पर 70,000 से अवैध बिजली कनेक्शन है। एक तरीके से अस्थायी बिजली कनेक्शन है और उनको अब स्थायी करने जा रही है सरकार। जो कॉलोनाइजर कॉलोनी काट देते हैं, वहां पर विद्युतीकरण नहीं करते और इसी का कारण लोगों को बिजली नहीं मिल पाती। और ऐसे में सरकार ने अब फैसला किया है कि जो अवैध कॉलोनी के जो लोग हैं, जो कॉलोनाइजर ने पूरी तरीके से कॉलोनी को बसाया नहीं है, ऐसी कॉलोनियों में भी अब स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। विद्युत नियामक आयोग ने नियमों में संशोधन को मंजूरी दी और अब सरकार इसको गजट नोटिफिकेशन कर जारी करने का काम करेगी। तो एक बड़ी आबादी को फायदा मिल सकेगा और जो बिजली की समस्या से परेशान हो रहे हैं उनको अब बिजली उपलब्ध हो सकेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अनुराग। तो अब उन लोगों को भी बिजली उपलब्ध हो पाएगी जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, और जो अस्थायी उनको भी स्थायी किया जाएगा। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां रायसेन के बाद इंदौर के शिव मंदिर का मामला गरमाया। प्राचीन शिव मंदिर को खुलवाने की मांग उठी। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पत्र लिखा, जहां पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। शिव मंदिर का ताला खोलने की मांग की गई है। बोलिया सरकार छतरी में है प्राचीन शिव मंदिर, लंबे समय से बंद है शिव मंदिर। मंदिर को ना खोला जाता है, ना वहां पर पूजा होती है। तो इस मंदिर को खोलने की मांग यहां पर आकाश विजयवर्गीय ने की है। पुरातत्व विभाग के अधिकारी को पत्र लिखा गया है, जिसमें मंदिर को खोले जाने की मांग की गई है। ये कहा गया है कि मंदिर में ताला लगा हुआ है, ना तो मंदिर को खोला जाता है और ना ही यहां पर पूजा होती है। इसे खोलने की मांग पहले भी उठ चुकी है। रायसेन के बाद अब इंदौर के शिव मंदिर का मामला भी गरमाया हुआ है। तो प्राचीन शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर में ताला लगा हुआ है, ये खुला नहीं है। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पत्र लिखा है पुरातत्व विभाग को और मांग की है कि मंदिर का ताला खोला जाए, ताकि यहां पर भक्त आ सकें, दर्शन कर सकें, पूजा पाठ संपन्न हो। और लंबे वक्त से मंदिर बंद है, ना तो यहां पर कोई जाता है, ना तो पूजा होती है। मंदिर में ताला लगा होने के चलते विधायक आकाश विजयवर्गीय ने पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा है और मंदिर को खुलवाने की मांग की है। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे इंदौर से। संवाददाता विकास सिंह जुड़ गए हैं। विकास, देखा जा रहा है कि प्राचीन मंदिर है शिव मंदिर, जिसे खुलवाने की आप मांग उठ रही है इंदौर में। जी बिल्कुल, इंदौर के विधानसभा क्रमांक 3 से बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने एक संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखा है और उसमें मांग की है कि बोलिया सरकार की छतरी पर एक शिव भगवान का प्राचीन मंदिर स्थापित है, लिहाजा उसे लंबे समय से बंद
किया गया है। और अब विधायक आकाश विजयवर्गीय ने उस मंदिर को आम जनता के लिए, दर्शनार्थियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मांग की है। बाकायदा पत्र लिखकर उन्होंने मांग की है। हालांकि पत्र पर कितना अमल होगा और किन कारणों से इसको बंद किया गया है और आगे क्या इस पत्र के बाद में एक्शन लिया जाएगा, ये कुछ समय बाद स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इन दिनों जो विधायक आकाश विजयवर्गीय जो हैं वो खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बीते दिनों इन्होंने खुद मस्जिद को लेके, अजान को लेके एक बयान जारी किया था। उसमें स्पष्ट कहा था कि अपने घरों में नमाज पढ़नी चाहिए। लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की इन्होंने मांग की थी। और उसके बाद अब प्राचीन शिव मंदिर जो लंबे समय से कैद है, ऐसा पत्र के माध्यम से प्रतीत होता है, लंबे समय से बंद किया गया है, उसको अब खोले जाने की मांग की जा रही है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि शहरवासियों का कितना समर्थन विधायक आकाश विजयवर्गीय को मिलता है। इस मंदिर से कितने जो ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, तो ये तय माना जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में इस मंदिर से जुड़ी हुई कई और बातें निकलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, जहां सरकार की संशोधन याचिका पर सुनवाई होनी है। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजेपी सरकार के लिए भी और साथ ही कांग्रेस के लिए भी। आप देखिए कि निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के तहत कराए जाने की मांग कर रही थी सरकार, विपक्ष भी साथ समर्थन कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। जो आयोग की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई थी, उस रिपोर्ट पर गौर से ध्यान दिया गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव होंगे, तो उसके बाद काफी सियासत भी हुई। अब चूंकि सरकार ने दोबारा से याचिका लगाई है, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाया है, जिसके अंतर्गत दोबारा से सुनवाई आज होने वाली है। और आज के दिन जो भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के दौरान फैसला लेगा, उसे मानते हुए जल्द से जल्द पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न मध्य प्रदेश में होंगे। हालांकि इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी एक तरफ तैयारियां शुरू कर दी है, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली से, संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए। ओबीसी आरक्षण का मामला जिसको लेकर दोबारा से एप्लीकेशन लगाई गई है, आज का दिन बहुत खास। सुशील, जी बिल्कुल, देखिए सही कह रही हैं कि ये फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत खास दिन होगा, क्योंकि साफ तौर से मध्य प्रदेश में जिस तरह निकाय चुनाव की बात करें या फिर पंचायत चुनाव की बात करें, उसको लेकर बीजेपी के द्वारा एक फिर से मॉडिफिकेशन अर्जी दाखिल की गई है और उसमें ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी पुराने फैसले पर दोबारा विचार करे और ओबीसी आरक्षण चूंकि मध्य प्रदेश में बेहद अहम है, लगभग 49% लोग अगर इस फैसले का पालन किया जाए तो अपने वोट से वंचित रह जाएंगे, अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट दोबारा अपने आदेश में बदलाव करे और इसीलिए फिलहाल ट्रिपल टेस्ट और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है, उसको बढ़ाने के लिए एक समय की मांग की है फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने। 2 बजे इस पूरे मामले में जस्टिस खानविलकर की बेंच सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि मध्य प्रदेश की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं और ये फिलहाल फैसला जो है वो मध्य प्रदेश में आने वाले पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव का भविष्य तय करेगा। इस पर न केवल बीजेपी की ही नजर टिकी है, बल्कि कांग्रेस और तमाम जो वहां के फिलहाल पार्टी हैं, जो फिलहाल राज्य की पार्टी हैं, उनकी नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना बेहद अहम होगा कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कितनी मजबूती से दलील दी जाती है और मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट को कितना कन्विंस कर पाता है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर। और मध्य प्रदेश में आरक्षण के मामले में और महाराष्ट्र के आरक्षण के मामले में दोनों फिलहाल मामले लिस्ट किए गए हैं। तो देखना बेहद अहम होगा कि जब 2 बजे सुनवाई इस पूरे मामले की जाएगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जी बिल्कुल, और साथ ही संवाददाता जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दिन खास है, 2 बजे का इंतजार है सभी को, खासतौर पर सरकार को, जो याचिका लगाई गई है दोबारा सुनवाई को लेकर। अब देखा यह जा रहा है कि आज जो फैसला आएगा उसके आधार पर यदि ओबीसी आरक्षण लागू होता है तो भी कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो और ज्यादा अब प्रभावी हो जाएगा और ज्यादा अब सियासत होगी। और यदि अपने फैसले पर अडिग रहता है सुप्रीम कोर्ट, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर भी सियासत होनी। कांग्रेस लगातार घेर रही सरकार को।
बिल्कुल रीनू, अगर बात करें तो आज का जो फैसला है काफी अहम है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जो लगाई गई है सरकार की तरफ से, अगर उस पर सुनवाई होती है तो फिर नतीजे कुछ और होंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अटल रहता है तो जाहिर सी बात है फिर उसी दिशा में चुनाव कराए जाएंगे, और जाहिर सी बात है फिर आने वाले कुछ ही दिनों में आचार संहिता को लागू करने के लिए चुनाव आयोग तैयारी कर लेगा। पूरी तैयारियां कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये चुनाव आने वाला रहेगा, या आरक्षण के साथ होगा या आरक्षण के बगैर होगा। वाकई में आज की सुनवाई के दौरान जो भी फैसला होगा वो काफी असर डालेगा जो चुनाव होने जा रहे हैं, पंचायत और निकाय चुनाव। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर है गुना से, जहां पर पुलिस हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान मारा गया बदमाश। धरनावदा के हरिपुरा क्षेत्र में मारा गया छोटू पठान। सर्चिंग के दौरान किया गया एनकाउंटर। पुलिस हत्याकांड में आरोपी था छोटू पठान। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने घटना की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गुना से, जहां पर पुलिस हत्याकांड में बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस मुठभेड़ में मारा गया बदमाश। धरनावदा के हरिपुरा क्षेत्र में मारा गया छोटू पठान। सर्चिंग के दौरान किया गया एनकाउंटर। पुलिस हत्याकांड में आरोपी था छोटू पठान। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने घटना की पुष्टि की। बड़ी खबर गुना से। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां पर एनकाउंटर किया गया है वो तस्वीर भी है, और जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो आरोपी छोटू पठान की तस्वीर है, जिसे एनकाउंटर में मार गिराया गया। इसके पहले भी 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ था। आज एक और आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, और आपको ये भी बता दें कि 5 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनके लिए टीम गठित की गई है और उनकी भी खोजबीन पुलिस लगातार कर रही है। तो सर्चिंग के दौरान इसका एनकाउंटर किया गया। पुलिस हत्याकांड में आरोपी था छोटू पठान, जिसकी तलाश पुलिस को लंबे वक्त से थी। गुना में जिस तरीके से पुलिस हत्याकांड मामला सामने आया था, इस पे बड़ा एक्शन लगातार पुलिस ले रही है। एक बार फिर से आरोपी छोटू पठान को एनकाउंटर के दौरान मार गिराया गया। तो इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जब छोटू पठान को एनकाउंटर के दौरान मारा गया। आप देखिए लगातार सर्चिंग की जा रही है। जो अन्य 5 आरोपी फरार हैं उनकी भी खोजबीन पुलिस कर रही है। पुलिस हत्याकांड में आरोपी छोटू पठान को मार गिराया गया, और इसके पहले भी 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। और संवाददाता विजय जोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, देखा जा रहा है कि एक और आरोपी को एनकाउंटर के दौरान मार दिया गया है। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में आज सुबह जो है पुलिस को इनपुट्स मिले थे धरनावदा थाना क्षेत्र में कि हरिपुर क्षेत्र में कि एक आरोपी जो है वो यहाँ पर जंगलों में छुपा हुआ है, जिसकी सर्चिंग करने के लिए पुलिस की कई टीमें जो है मौके के लिए रवाना की गई थी। और जैसे ही पुलिस को इस आरोपी ने देखा तो आरोपी के हाथ में भी जो है आर्म्स पिस्टल जो है देखी जा सकती है। तो उस पिस्टल से उसने पुलिस पर भी फायर किए, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो है फायर करते हुए इसको आरोपी छोटू पठान को मौके पर ही एनकाउंटर किया है। और अभी ऑफिशियल अधिकारी और ग्वालियर आईजी, गुना एसपी, आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे तथ्यों की छानबीन की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप एक बार देखिए, जहां पर आरोपी छोटू पठान को मार गिराया गया है। और जैसा कि विजय बता रहे हैं कि पहले छोटू पठान ने पिस्टल से फायर किए थे और इसके बचाव में पुलिस ने एनकाउंटर किया है। गुना मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अपराधियों को भागना नहीं चाहिए और उन्हें तत्काल सरेंडर करना चाहिए। आज तड़के हुए एनकाउंटर पर उन्होंने बताया कि धर्मावदा भदोली मार्ग पर छोटू उर्फ जहीर के होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने घेराबंदी की तो छोटू ने सरेंडर करने की जगह पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक पुलिस आरक्षक को गोली लगी है। पुलिस की गाड़ी पर भी गोलियां लगी हैं और जवाबी कार्रवाई में अपराधी छोटू मारा गया है। तड़के गुना के जंगलों में एक धर्मावदा भड़ोली मार्ग है, उसके जंगल में छोटू जहीर पिता जलील को देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी की और उसने जवाब में पुलिस पर फायरिंग की। जो एक हमारे कांस्टेबल को उसकी फायरिंग की गोली लगी और दूसरी गाड़ी में गोली लगी। जवाबी फायरिंग पुलिस ने की, जिसमें छोटू उर्फ जहीर ये एनकाउंटर में मारा गया है। शेष 2 लोग अभी और बचे। मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि
फरारी न करें, अपराधियों को सरेंडर करना चाहिए। अपराध किया है तो नजीर बनेगी, अन्यथा अभी 2 लोग और बचे हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।